नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल टेक पेरिटियम में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन के बारे में। आप सभी को पता होगा कि अभी आईटीआई में सीबीटी टेस्ट चल रही है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए। तो जो स्टूडेंट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड और वायरमैन ट्रेड में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये वाले क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 के क्वेश्चन दे दिए हैं, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना और देखने के बाद ये वाला वीडियो देखना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन मॉड्यूल 1 में और मॉड्यूल 2 में हैं। ओके, चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इस पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो। अगर हमारा कोई केबल हो, इसकी कैरिंग कैपेसिटी 32 एम्पियर हो और उसको किससे प्रोटेक्टेड किया गया हो, रीवायरेबल फ्यूज से, तो उसकी करंट कैपेसिटी कितनी होगी। अगर वो केबल 32 एम्पियर रेटेड वाला हो और उसको रिवायरेबल फ्यूज से प्रोटेक्ट किया गया हो तो उसकी करंट कैपेसिटी क्या होगी। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। इसकी करंट कैपेसिटी होगी 26 एम्पियर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। SWG से तार का आकार मापने की परस क्या है। मतलब SWG मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज, जिससे हम अपने तार को मापते हैं। आपको पता होगा कि ऐसे गोल जैसे स्टैंडर्ड वायर गेज आते हैं और अंदर की परत में उसके गेज होते हैं, उसमें हम तार लगा के उसको पता कर सकते हैं कि ये तार कौन से गेज का है। तो वो कितने गेज होते हैं, उसमें कितने अंदर होल होते हैं, तो उससे हम 0 to 36 गेज के वायर को माप सकते हैं। ओके, स्टैंडर्ड वायर गेज से हम 0 से 36 तक के गेज का मापन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हमें एक फिगर दी गई है, ये वाली हमारी एक जॉइंट की फिगर है। ये तार को लेके, दो तारों को लेके जॉइंट किया गया है और वो बोल रहा है कि ये जॉइंट का नाम क्या है। तो इस जॉइंट का नाम है नॉटेड टैप जॉइंट। इसका आंसर होगा बी, नॉटेड टैप जॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं। गैल्वेनोकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। मतलब अगर कोई आयरन होगा और वो गैल्वेनाइज्ड होगा तो उस पर अगर हमें सोल्डरिंग करना हो तो हम किस प्रकार का सोल्डरिंग का यूज़ करेंगे। किस प्रकार का सोल्डरिंग का यूज़ करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। इसका आंसर डी होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ करेंगे हम। 5th क्वेश्चन, मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर हमें क्वांटिटी प्रोडक्शन करना हो बहुत सारी और टिनिंग वर्क इसमें करना हो तो हम कौन से प्रकार का सोल्डरिंग का यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर आ गया डीप सोल्डरिंग। ओके, इसका आंसर ए हो जाएगा। ये हमें एक अंडरग्राउंड केबल दिया गया है और उसमें ये एक्स वाला दिखाया गया है कि ये क्या है। अंडरग्राउंड केबल में बहुत सारे लेयर होते हैं, इसमें बेडिंग होता है, आर्मरिंग होता है, कोर होती है, उसके ऊपर इंसुलेशन रबर होता है, उसमें लीड सीथ चढ़ाई जाती है जो वायर की होती है और सबसे ऊपर रबर का इंसुलेशन होता है। ओके, तो ये वाला जो एक्स दिखाया गया है वो क्या है, तो वो वाला है बेडिंग, उसको बेडिंग बोलते हैं। इसका आंसर आ जाएगा ए, बेडिंग। एक केबल दिया गया है XLPE। XLPE एक अंडरग्राउंड केबल आता है और उसका फुल फॉर्म क्या है, यहाँ ये पूछ रहा है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होगा क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन। ओके, उसका फुल फॉर्म क्या होगा, क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन।
भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग होता है। मैंने आपको आगे दिखाया कि अंडरग्राउंड केबल में बहुत सारे लेयर आते हैं, तो उस लेयर में जो सर्विंग होता है वो एक प्रकार का लेयर होता है। तो सर्विंग क्यों किया जाता है, तो हमें एटमॉस्फेयर जो कंडीशन होती है उसको आर्मिंग को बचाने के लिए, मतलब सबसे पहले आर्मिंग होगा और उसके ऊपर सर्विंग चढ़ाया जाएगा। ऐसे आर्मिंग होगा और उसके ऊपर केबल के ऊपर सर्विंग चढ़ाया जाएगा, जिससे क्या होगा, ये हमारे जो आर्मिंग है उस पर कोई भी एटमॉस्फेयर कंडीशन की कोई भी असर नहीं होगी। मतलब कभी धूप आएगी या कभी बेज हो जाएगा तो उसकी कोई भी नमी की कोई भी असर आर्मिंग पे नहीं पड़ेगी और हमारा आर्मिंग खराब नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा एक लूप टेस्ट दिया गया है, ये वाला जो है ना, ये हम अंडरग्राउंड केबल में लूप टेस्ट करते हैं। तो इसमें ये बोला जाता है कि ये लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जाता है। मतलब अंडरग्राउंड केबल में कोई फॉल्ट हो तो फॉल्ट हम कैसे फाइंड करते हैं, ये लूप टेस्ट का यूज़ करके, और कौन सा वाला फॉल्ट हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम शॉर्ट सर्किट फॉल्ट जो होता है वो इस लूप टेस्ट से हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है। हमें पता होगा कि हमारा जो जनरेटिंग स्टेशन है उसमें भी जब हमें ट्रांसमिशन करना होता है तो उसमें हम केबल लेइंग करते हैं, तो उसमें हम अंडरग्राउंड केबल नहीं करते। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम हवा में रैक लगाते हैं, बड़े बड़े मेटल के रैक होते हैं और उसमें हम केबल जाने देते हैं। तब हम कभी भी अंडरग्राउंड केबल ट्रांसमिशन में नहीं करते। ऑलवेज अंडरग्राउंड केबल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। डिस्ट्रीब्यूशन जब करते हैं तब अंडरग्राउंड केबल होता है। तांबे के परमाणु का आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब वैलेंस सेल जो होता है कॉपर एटॉम में, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस सेल मतलब फ्री, तो जो फ्री होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नियन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट का जो इफेक्ट है नियॉन लैंप में, तो आपको पता होगा कि नियॉन लैंप एक गैस ऑपरेटेड लैंप है और उस लैंप में जब हम करंट पास करेंगे तो उसमें गैस का आयोनाइजेशन होगा और गैस का आयनीकरण होने की वजह से हमें प्रकाश मिलता है। तो उसका आंसर हो जाएगा डी, गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट। ओके, कुचालक प्रतिरोध की इकाई है, प्रतिरोध की इकाई है। मतलब इंसुलेशन रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है। जब कभी भी हम कई जगह पे, जैसे कि मोटर का हमें इंसुलेशन रेजिस्टेंस ढूंढना हो, अगर हमें किसी केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस देखना हो, तो उन सभी में इंसुलेशन रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो उसका यूनिट होता है मेगा ओम। डी, उसका आंसर क्या होगा, मेगा ओम। कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है। मतलब कौन सा करंट प्रोटेक्शन कोर्स एक्सेस है। कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन है जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, तो उसका आंसर होगा बी, रिवायरेबल फ्यूज। रिवायरेबल फ्यूज कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन है। जो हम फिर से एक बार जल जाएगा तो उससे हम वापस से तार लगा के इसको यूज कर सकते हैं। सिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है। मतलब हमारे घर पे जो ओवरहेड लाइंस आती है, बाहर हम जब निकलते हैं तो ओवरहेड लाइंस होती है, तो उसमें अगर कई जगह पे लेंथ बढ़ानी हो, कई जगह से दूसरी जगह अगर हमें वायर चलाना हो तो उसमें हमें लेंथ बढ़ानी पड़ेगी कंडक्टर की। तो अगर ओवरहेड लाइन में कंडक्टर की लेंथ बढ़ानी हो तो कौन से वाले जॉइंट का यूज़ करेंगे, तो उसमें होगा वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। वेस्टर्न यूनियन जॉइंट ऐसे स्ट्रेट वायर में बनता है।
स्ट्रेट होता है, तो उसके लिए हम वेस्टर्न यूनियन जॉइंट को यूज़ करेंगे। एल्यूमिनियम चालकों को शोल्डर करने हेतु किस प्रकार के शोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? अगर हमें एल्यूमिनियम कोई कंडक्टर हो, तो अगर हमें एल्यूमिनियम कंडक्टर का शोल्डर करना हो, जब कभी भी हम जॉइंट करते हैं तो हम जॉइंट को ऐसे खुला नहीं छोड़ते। जॉइंट करने के बाद उस पर हम शोल्डरिंग करते हैं, और उस शोल्डरिंग करने के बाद उस पर हम इंसुलेशन टैप लगाते हैं। तो जब कभी भी अब हमें इंसुलेशन कंडक्टर मतलब एल्यूमिनियम कंडक्टर का शोल्डरिंग करना हो, तो कौन से प्रकार का हम शोल्डरिंग यूज़ करेंगे? तो केरलाइट का आंसर हो जाएगा बी, केरलाइट का हम यूज़ करेंगे। ओके, 17 नंबर देखते हैं। पिघले हुए शोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है? अगर एक बार शोल्डर मेल्ट हो गया और उस फिर जम गया और दूसरी बार हम उसको मेल्ट करेंगे, तो बार बार जब हम उसे मेल्ट करेंगे तो उसमें से जो टीन का पार्ट होगा वो कम हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उसमें जो टीन और लीड का मिश्रण करके हम शोल्डर बनाते हैं, तो जो शोल्डर होता है अगर हम उसको बार बार गर्म करेंगे तो उसमें से जो टीन का भाग होगा वो कम हो जाएगा। ओके, केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे? अगर कोई लॉन्ग पीरियड तक पीवीसी इंसुलेशन के जिस केबल पर पीवीसी इंसुलेशन लगाया हुआ है और इसमें से ज़्यादा करंट बहने लगे, तो उसका क्या होगा? पीवीसी इंसुलेशन का तो उसका क्या होगा? इंसुलेशन रेजिस्टेंस। मैंने आगे आपको बोला ना, इंसुलेशन रेजिस्टेंस हम किसी केबल का भी मापते हैं ना, तो उसका क्या होगा? तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि उसकी करंट कैपेसिटी कम है और हम इसमें ज़्यादा करंट भेज रहे हैं, तो उसकी वजह से उसका केबल का जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कम हो जाएगा। ओके, केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? अगर किसी जगह पे कंजेस्टेड एरिया हो, जैसे कोई बड़ी वाली मेट्रो सिटी हो, तो उसमें अगर हमें केबल लेइंग करनी हो, तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना हो सप्लाई का, तो हम उसमें कौन से केबल लेइंग, कैसे केबल बिछाएंगे? तो उसमें होगा डक्ट पाइप के थ्रू। क्या होगा? डक्ट पाइप्स के थ्रू हम कंजेस्टेड एरिया में बहुत सारी भीड़ होगी, उसी एरिया में हम डक्ट पाइप थ्रू केबल की लेइंग करेंगे। इस भूमिगत केबल में जो एक्स इंकित भाग का नाम क्या है? आगे हमने देखा इसका नाम था बेडिंग। क्या था? बेडिंग था। और इसका नाम अभी क्या है? तो इसका नाम है लेड शीथ। क्या है? लेड शीथ। और लेड शीथ क्यों प्रोवाइड किया जाता है? तो केबल को मैकेनिकल इंजरी से बचाने के लिए। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, लेड शीथ। ये आगे आ गया ना कि हम कौन से ये वाले लूप टेस्ट से, शॉर्ट सर्किट से हम कौन से वाला फॉल्ट फाइंड कर सकते हैं। तो ये लूप टेस्ट से हम शॉर्ट सर्किट वाला फॉल्ट फाइंड कर सकते हैं। भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्वीय कवच को क्षरण से बचाता है? मतलब मैंने आपको बोला कि मेटालिक शीट, अभी हमने देखा कि किसको मेटालिक शीट बोलते हैं, और उस पर कोई करोजन ना आए इसके लिए उस पर एक प्रोटेक्शन चढ़ाया जाता है, तो उसको बोलते हैं बेडिंग। क्या बोलते हैं? बेडिंग। शोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए? अगर हम कई जगह पे शोल्डरिंग कर रहे हैं और उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? उसको स्टैंड पे रखना चाहिए। लेकिन क्यों रखना चाहिए? क्योंकि ये जलने एवं अग्नि का रोकता है। इट्स प्रिवेंट्स बर्न्स एंड फायर। मतलब अगर हम उसको रोकेंगे, अगर हम उसको क्या करेंगे? स्टैंड में रखेंगे, तो हमारा
उससे हमें जलन नहीं होगी। अगर हम उसको स्टैंड में नहीं रखेंगे और गलती से हमें उसको पकड़ लिया तो हम जल जाएंगे। तो उसी वजह से हमें उसको स्टैंड में रखना होगा। जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं? मतलब जो जंक्शन बॉक्स होता है उसमें किस प्रकार का जॉइंट होता है? तो उसमें होता है रेट टेल जॉइंट। मतलब इसका आंसर होगा सी, जो जंक्शन बॉक्स में होता है। ओके, इस जोड़ का क्या नाम है? ये हमें एक जॉइंट दिया गया है फिगर में, दो वायरों को जोड़ के एक जॉइंट बनाया गया है और उसका नाम बोल रहा है कि इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मैरिड जॉइंट। क्या नाम है इसका? मैरिड जॉइंट। ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है? हम ब्रिटानिया टी जॉइंट ऐसे बनाते, पहले ये हॉरिजॉन्टल होता है, उसके बाद इसको वर्टिकल करते हैं, इसलिए इसको टी जॉइंट बोलते हैं। तो उसका उपयोग कहाँ पे करते हैं? तो उसका उपयोग होता है सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। मतलब हमें कोई लाइन से हमें टैपिंग निकालना हो तो हम ओवरहेड लाइन से, तो इसे हम ब्रिटानिया जॉइंट का यूज़ करेंगे। सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि प्रयोग की जाती है? अगर हमें सर्विसिंग करनी हो और रिपेयरिंग करनी हो तो उसमें हम कौन सी वाली सोल्डरिंग का यूज़ करेंगे? तो उसमें हम सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग गन, सोल्डरिंग गन आती है ना सोल्डरिंग करने के लिए, उसका हम यूज़ करेंगे। डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है? डीप सोल्डरिंग एक सोल्डरिंग का पार्ट है, मतलब एक विधि है। तो उसका यूज़ हम कहाँ पे करेंगे? तो जब कभी भी हमें पीसीबी में छोटे भागों में अगर हमें सोल्डरिंग करनी हो तो हम डीप सोल्डरिंग का यूज़ करेंगे। इसका आंसर आ जाएगा सी, सोल्डरिंग मिनिएचर कंपोनेंट ऑन पीसीबी। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यूज़ होता है ये। बेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स से अंकित भाग का नाम बताइए। मतलब ये वाला हमारा जो केबल है वो बेल्टेड केबल है और इसमें ये हमें दिखाया गया है कि ये जो एक्स दिखा रहा है ना, वो एक्स का नाम क्या है? तो इसका नाम है लेड शीथ। इसका नाम क्या है? लेड शीथ। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है? अगर हमें कोई जॉइंट करना हो अंडरग्राउंड केबल में तो उसमें कौन सा वाला हॉट पॉरिंग कंपोनेंट हमें डालना चाहिए? तो उसमें कौन सा डाला जाता है? तो बिट्यूमिनस कंपाउंड को, बिट्यूमिनस कंपाउंड को, कौन सा वाला को? बिट्यूमिनस कंपाउंड। इसका आंसर हो जाएगा सी। भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य है? मैंने आगे आप दिखाया कि अंडरग्राउंड केबल में बेडिंग होता है जो लेड शीट के ऊपर डाला जाता है। और क्यों डाला जाता है? क्योंकि लेड शीट को किसी भी एटमॉस्फेयर इफेक्ट की असर ना हो, मतलब उस पर कोई भी कोरोजन ना हो। तो उसका उद्देश्य क्यों होता है? मेटालिक शीट को, इसका आंसर हो जाएगा डी, मेटालिक शीट को कोरोजन से बचाने के लिए। ओके, भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? हम भूमिगत केबल में मतलब अंडरग्राउंड केबल के अंदर कौन से वाले टेस्ट को यूज़ करके हम फॉल्ट को फाइंड कर सकते हैं? तो कौन से वाला आगे हमने देखा, तो कौन सा वाला टेस्ट था? तो लूप टेस्ट। और इससे हम कौन सा वाला फॉल्ट फाइंड कर सकते हैं? शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ओके, यदि एक हुए चालक को 7/1.40 से इंगित किया जाता है तो 1.40 क्या दर्शाता है? मतलब
जब कभी कोई स्टैंडर्ड केबल को 7/1.40 दिखाता है, अंकित किया जाता है, तो उसमें 1.40 क्या दिखाता है? तो 1.40 है वो डायामीटर दिखाता है ईच कंडक्टर का। क्या करता है? ईच कंडक्टर का डायामीटर दिखाता है। और जो 7 होता है वो नंबर ऑफ कंडक्टर दिखाता है। क्या दिखाता है? नंबर ऑफ कंडक्टर। ओके, ये याद रखना बच्चों। एल्यूमिनियम चालक की चालकता क्या मान है? एल्यूमिनियम जो कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसकी क्या है, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या है? तो इसकी वैल्यू है 35 मोह पर मीटर। नेक्स्ट देखते हैं, केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? मतलब हमें कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन करना हो तो उसका रेटिंग फैक्टर क्या है केबल का? तो उसका रेटिंग फैक्टर होगा 0.81। इसका आंसर हो जाएगा सी। भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार बेज चालक की तुलना में कौन सा है? मतलब न्यूट्रल कंडक्टर को फेस कंडक्टर के साइज में कौन सा वाला लेना चाहिए? तो उसका आंसर क्या होगा? हाफ साइज ऑफ फेस कंडक्टर। मतलब न्यूट्रल कंडक्टर की साइज फेस कंडक्टर से हाफ होनी चाहिए अंडरग्राउंड केबल के लिए। हाँ, ओवरहेड के लिए नहीं, अंडरग्राउंड केबल के लिए ओनली। इस औजार का नाम क्या है? इसमें हमें एक औजार दिया गया है, एक हैंड टूल दिया गया है, तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है क्रिम्पिंग टूल। इसे हम वायर को क्रिम्प करने के लिए यूज़ करते हैं। जब कभी भी हमें किसी वायर पे लग लगाना हो, ऐसे लग लगाना हो, तो इसका जब क्रिम्पिंग करते हैं तो ये वाला टूल का यूज़ करते हैं। इसमें अलग अलग डायमीटर दिए जाते हैं, 2 का, 4 का, 1.5 का, 1 का, ऐसा अलग अलग डायमीटर होता है, और इससे हम इसको क्रिम्पिंग कर सकते हैं केबल को। ये हमें एक माइक्रोमीटर दिया गया है और इसकी ये रीडिंग दिखा रहा है। तो ये रीडिंग कौन सी दिखा रहा है, मतलब ये रीडिंग क्या है? तो इसका आंसर होगा 4.55। इसकी रीडिंग है 4.55। वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु शोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? अगर हमें किसी वाहन की, मतलब कोई व्हीकल की बॉडी को रिपेयर करना हो तो कौन सी वाली शोल्डरिंग का यूज़ करते हैं? तो हम शोल्डरिंग विथ फ्लेम, ज्वाला के साथ शोल्डरिंग, ऐसी वाली हम विधि का यूज़ करते हैं किसी व्हीकल की बॉडी को रिपेयर करने के लिए। गुथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है? मतलब स्टैंडर्ड जो होता है, जो स्ट्रैंडेड कंडक्टर होता है, ऐसे जो घूमते हुए होता है ना, उसको स्ट्रैंडेड कंडक्टर बोलते हैं। तो वो जो स्ट्रैंडेड कंडक्टर होता है उसका एडवांटेज क्या है सॉलिड कंडक्टर से? तो इसका एडवांटेज है मोर फ्लेक्सिबल होता है। वो क्या होता है? मोर फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट देखते हैं, 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है? अगर हम 16 एम्पियर करंट कैपेसिटी वाला जो केबल है उसको प्रोटेक्ट किया गया है कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन से, तो उसकी करंट कैपेसिटी क्या होगी? तो उसकी करंट कैपेसिटी होगी 13 एम्पियर। क्या होगी? 13 एम्पियर। उसका आंसर हो जाएगा बी। बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है? मतलब इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट क्या है? तो इसका यूनिट है कूलम्ब। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का जो एकम होता है, जो यूनिट होता है, इसको हम कूलम्ब बोलते हैं। शोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? ये वाला एक शोल्डरिंग दिखाया गया है हमें फिगर के अंदर, और इसका पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है शोल्डरिंग गन।
ये सोल्डरिंग गन है जो हम जब कभी भी हमें कोई सर्विसिंग करनी हो और उसके साथ सोल्डरिंग करना हो किसी कंपोनेंट का, तो हम सोल्डरिंग गन का यूज़ करते हैं। विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? अगर हमें ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को फाइंड करना हो तो इनमें से कौन सा वाला सूत्र का यूज़ किया जाता है? तो इसमें हम ये बी वाला सूत्र का यूज़ करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप, उसका हम यूज़ करेंगे। ओके, केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? मतलब कोई केबल का अगर हमें एक्सेस करंट प्रोटेक्शन ऑफ केबल है तो उसका करंट रेटिंग फैक्टर क्या होगा? तो उसका करंट रेटिंग फैक्टर होगा 1.23। ठोस चालक की गूथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है? आगे हमने देखा कि स्ट्रैंडेड कंडक्टर का एडवांटेज क्या था सॉलिड कंडक्टर से, तो मतलब क्या था, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल था। तो उससे ये उल्टा हो गया कि सॉलिड कंडक्टर का डिसएडवांटेज क्या है स्ट्रैंडेड कंडक्टर से। तो उसका आंसर वही होगा ना कि लेस फ्लेक्सिबल है ये, क्योंकि स्ट्रैंडेड कंडक्टर ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। शोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? ये हमें शोल्डरिंग दिया गया है, शोल्डरिंग गन से ये शोल्डरिंग कर रहा है, तो ये विधि है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है टेम्परेचर कंट्रोल्ड शोल्डरिंग। ये शोल्डरिंग गन थे जो सेंटर कर रहा है जो शोल्डरिंग, उसका नाम है तापमान नियंत्रित शोल्डरिंग। शोल्डरिंग में ठंडे शोल्डर दोष का कारण क्या है? अगर किसी शोल्डरिंग में कोल्ड शोल्डर हो जाए तो उसका कारण क्या है? क्यों हो जाता है कोल्ड शोल्डर जब कभी भी हम शोल्डरिंग करते हैं? तो वो इनसफिशिएंट टेम्परेचर की वजह से। इनसफिशिएंट टेम्परेचर मतलब इनसफिशिएंट हीट, ज़्यादा गर्म नहीं होगा तो जल्दी से वो ठंडा हो जाएगा। क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को एमीटर की तरह जोड़ा जाए? मतलब एमीटर को ऑलवेज सीरीज में जोड़ा जाता है और जो वोल्ट मीटर होता है उसको ऑलवेज पैरेलल में जोड़ा जाता है। तो जब कभी भी हम वोल्ट मीटर को सीरीज में जोड़ देंगे तो उसके कारण क्या होगा? तो उसका जो रीडिंग होगा वो लो हो जाएगा, मतलब 50 वोल्टेज आने चाहिए, उसकी वजह से वो 40 वोल्टेज ही बताएगा, का रीडिंग लो हो जाएगा। अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है? इसमें से कौन सा वाला कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन है? तो आगे हमने देखा कि जो रिवायरेबल फ्यूज था वो ऑलवेज कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन होता है। ये क्वेश्चन आगे भी आ गया। विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है? अगर हमें किसी जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो कौन से वाले कंडक्टर का हम यूज़ करेंगे? अगर हमें ट्रांसमिशन करना हो तो हम स्ट्रैंडेड कंडक्टर का यूज़ करते हैं, लेकिन हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो कौन से वाले कंडक्टर का यूज़ करेंगे? तो तब हम बेयर कंडक्टर का यूज़ करते हैं। ओके, इसका आंसर हो जाएगा सी। थैंक यू दोस्तों। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना। अगर ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको काम आए तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इन लोगों को भी काम आ जाएगा तो शायद वो एग्ज़ाम में पास हो जाए। थैंक यू।